सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप जी के एमसीक्यू जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज का हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ था संविधान सभा का गठन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1946 1946 में संविधान सभा की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सही जवाब है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। ये है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे एच सी मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे प्रारंभ में? तो वो थे 389। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, विभाजन के बाद में संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? तो वो थे 299। विभाजन के बाद में 299 सदस्य रह गए थे संविधान सभा में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही जवाब है बी एन राव थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। ये है बी एन राव। अगला प्रश्न, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? तो वो हुई थी 11 बैठकें। संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। अगला प्रश्न, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था संविधान को निर्माण करने में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो वो है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। याद में रख लेना है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, फिर उद्देश्य प्रस्ताव कब लागू किया गया? तो वो था 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव लागू किया गया। अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? तो सही जवाब है हंसा मेहता थी संविधान सभा की पहली महिला सदस्य। अगला प्रश्न, संविधान सभा का सचिव कौन थे? तो संविधान सभा के जो सचिव थे वो थे एच वी आर अयंगार। एच वी आर अयंगार थे संविधान सभा के सचिव। ये है एच वी अयंगार। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी? तो वो थी टोटल 22 समितियां। संविधान सभा में टोटल 22 समितियां थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन हुआ था। याद में रखें, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई?
तो वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो हुई थी 24 जनवरी 1950 के दिन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो वो अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो वह है 22 जुलाई 1947 के दिन। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो वो है ब्रिटेन के। याद में रख लेना है, भारतीय संविधान जो है वो ब्रिटेन के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो वो थी 15। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं जो थी वो सदस्य थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? तो वो है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 है भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत को गणराज्य घोषित कब किया? तो वो किया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने भारत को गणराज्य घोषित किया था 26 जनवरी 1950 के दिन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा में अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में संघ समिति शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रपति का चुनाव कब किया? तो वह है 24 जनवरी 1950 के दिन किया था संविधान सभा ने राष्ट्रपति का चुनाव। और राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने संविधान को कब हस्ताक्षरित किया? तो वह है 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षरित किया था संविधान सभा ने संविधान को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का कार्य आधिकारिक रूप से कब समाप्त हुआ? तो वो हुआ था 24 जनवरी 1950 के दिन। संविधान सभा का कार्य आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। याद में रख लेना है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1991 से 92 के बीच में। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, बाद में फिर 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो है खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो वह है खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी खेल कोच को। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1985 में, यानी 1985 में हुई थी द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है आजीवन खेल योगदान से संबंधित है ध्यानचंद पुरस्कार का। अगला प्रश्न, ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो वो हुआ था 2002 में। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे दी जाती है? तो वो विश्वविद्यालयों को दी जाती है। जो विश्वविद्यालय यानी जो यूनिवर्सिटी खेल में सर्वोच्च है उसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है। नेक्स्ट, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उसका संबंध है खेल के क्षेत्र से। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो खेल के क्षेत्र से संबंधित ट्रॉफी है। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च साहसिक खेल पुरस्कार कौन सा है? तो वो है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है, सर्वोच्च साहसिक खेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है, तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है साहसिक खेल से।
तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार जो है वो साहसिक खेल से संबंधित पुरस्कार है। नेक्स्ट है खेल रत्न पुरस्कार का नाम 2021 में किसके नाम पर रखा गया? तो वो है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया 2021 के बाद में। इसके पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है? तो वो है कोचिंग के क्षेत्र में दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, कोचिंग में कोच को। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन खेल पुरस्कार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी है जो पद्म विभूषण है वो खेल रत्न यानी खेल में दिया जाने वाला पुरस्कार नहीं है। जबकि अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार ये तीनों जो है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब है वो थे पी.के. बनर्जी। पी.के. बनर्जी थे अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, ये थे पी.के. बनर्जी। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे ओ.एम. नाम्बियार। ओ.एम. नाम्बियार थे द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति। अगला प्रश्न है खेल रत्न पुरस्कार किस आधार पर दिया जाता है? तो वो है पिछले 4 वर्षों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखकर खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस स्तर पर दी जाती है? तो वह है विश्वविद्यालय के स्तर पर दी जाती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है वो दी जाती है यूनिवर्सिटी के स्तर पर, यूनिवर्सिटी को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पुरस्कार खिलाड़ियों के लिए नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो खिलाड़ियों के लिए नहीं है। जबकि अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार ये तीनों पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है, लेकिन द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो कोच को दिया जाता है। अगला प्रश्न है खेल रत्न पुरस्कार में नगद राशि कितनी होती है? तो वो नगद राशि दी जाती है 25 लाख की। खेल रत्न पुरस्कार में नगद राशि 25 लाख की दी जाती है। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार में नगद राशि कितनी होती है? तो वो है 15 लाख की। अर्जुन पुरस्कार में जो नगद राशि है वो 15 लाख की दी जाती है। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार में नगद राशि कितनी होती है? तो वो होती है 10 लाख रुपए की। द्रोणाचार्य पुरस्कार में जो नगद राशि है वो 10 लाख रुपए की होती है। अगला प्रश्न है ध्यानचंद पुरस्कार में नगद राशि कितनी होती है? तो वो है 25 लाख की होती है। ध्यानचंद पुरस्कार में नगद राशि जो है वो 25 लाख की होती है। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा खेल पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं? तो वह युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा भारत सरकार है जिसे खेल रत्न पुरस्कार यानी यह जो मंत्रालय है युवा कार्य और खेल मंत्रालय यह खेल रत्न पुरस्कार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार का संबंध किस महाकाव्य से है? तो वो है महाभारत से। अर्जुन पुरस्कार का जो संबंध है वो महाभारत महाकाव्य से है और ये है अर्जुन पुरस्कार और ये महाभारत से संबंधित है। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? तो वो हॉकी से। मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी खेल से संबंधित थे। वो हॉकी का खेल खेला करते थे और उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है खेल रत्न पुरस्कार का पूर्व नाम क्या था? तो वो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न का पहले जो नाम था वो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। फिर 2021 के बाद में सरकार ने इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया नाम बदलकर। नेक्स्ट तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1974 में। तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार जो है वो 1974 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार का प्रतीक चिन्ह किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है धनुष से। अर्जुन पुरस्कार का जो प्रतीक चिन्ह है वो धनुष से संबंधित है। अगला प्रश्न है खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो वो थे विश्वनाथन आनंद। खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले जो पहले खिलाड़ी थे वो थे विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रतीक किससे संबंधित है? तो वो गुरु से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार का जो प्रतीक है वो गुरु से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार में कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो वो है कांस्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र और नगद। ये 3 चीज़ें दी जाती है अर्जुन पुरस्कार में।
और अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, भारत में खेल पुरस्कार किस स्तर पर दिए जाते हैं? तो वो केवल राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते हैं। भारत में जो खेल पुरस्कार है वो केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही दिए जाते हैं, याद में रख लेना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहसिक खेलों से संबंधित है? तो वो पुरस्कार है तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार, जो है वो है साहसिक खेलों से संबंधित पुरस्कार है। अब अगला प्रश्न है कि खेल पुरस्कार किस दिन प्रदान किए जाते हैं? तो वो 29 अगस्त को प्रदान किए जाते हैं। खेल पुरस्कार जो है 29 अगस्त को प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि 29 अगस्त जो है वो राष्ट्रीय खेल दिवस हम मनाते हैं। और 29 अगस्त के दिन ही हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती आती है, और उन्हीं की जयंती के अवसर पर हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 अगस्त को किस महान खिलाड़ी का जन्मदिन है? तो वो है मेजर ध्यानचंद। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की जयंती आती है, और उन्हीं की जयंती के अवसर पर हम राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 29 अगस्त को हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो वह है आगरा में। ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है, यह है ताजमहल। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो वो था शाहजहां ने करवाया था ताजमहल का निर्माण। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने मुमताज महल की याद में बनाया था। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है दिल्ली में। कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में स्थित है, और यह है कुतुब मीनार। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी गुलाम वंश का पहला, दिल्ली सल्तनत में जो पहला शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश से और मामलुक वंश से संबंधित था, और उसने दिल्ली में स्थित जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण प्रारंभ यानी चालू करवाया था। अगला प्रश्न, लाल किला किस नगर में स्थित है? तो वो है दिल्ली में। लाल किला जो है वो दिल्ली में स्थित है, और लाल किला जो है वो शाहजहां ने ही बनवाया था। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य में। अजंता की जो गुफाएं है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित गुफाएं है। अगला प्रश्न है कि एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो वो है बौद्ध, हिंदू और जैन, ये तीनों धर्मों से संबंधित है एलोरा की गुफाएं। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है उड़ीसा राज्य में। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो था नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वो नरसिंह देव जी प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोधगया में है। महाबोधि मंदिर जो है वो बोधगया में स्थित है, तो ये है महाबोधि मंदिर। अगला प्रश्न, महाबोधि मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो वो है बौद्ध धर्म से। महाबोधि मंदिर जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सारनाथ किस महान घटना से संबंधित है? तो वो है बुद्ध का प्रथम उपदेश। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट, कुशीनगर किस घटना से संबंधित है? तो वह है महापरिनिर्वाण से। कुशीनगर जो है वो महापरिनिर्वाण घटना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लुम्बिनी वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो वह है नेपाल देश में। लुम्बिनी जो है वो नेपाल देश में स्थित है। अगला प्रश्न, श्रावस्ती किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो वो था बौद्ध धर्म का। श्रावस्ती जो था वो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है बिहार राज्य में। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? तो वो था बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय का जो विनाश है वो बख्तियार खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था?
तो वो था बिहार राज्य में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था वो बिहार राज्य में स्थित था। अगला प्रश्न है अमरनाथ गुफा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वो है जम्मू कश्मीर में। अमरनाथ गुफा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है केदारनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड में। केदारनाथ मंदिर जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है अलकनंदा नदी पर। याद में रख लेना है, बद्रीनाथ मंदिर जो है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तो वो है तमिलनाडु में। रामेश्वरम मंदिर जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है रामेश्वरम मंदिर किस सागर के निकट स्थित है? तो वो है हिंद महासागर। रामेश्वर मंदिर जो है वो हिंद महासागर के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है द्वारका नगरी किस देवता से संबंधित है? तो वो है कृष्ण भगवान से। द्वारका नगरी जो है वो भगवान कृष्ण से संबंधित है। अगला प्रश्न है द्वारका किस राज्य में स्थित है? तो वो है गुजरात राज्य में। द्वारका जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है अमृतसर। स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में स्थित मंदिर है। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो वो है सिख धर्म से। स्वर्ण मंदिर जो है वो सिख धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने करवाया था? तो वह गुरु अर्जुन देव जी ने करवाया था। स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण है वो गुरु अर्जुन देव जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो थे राज चोल प्रथम ने करवाया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। यह है बृहदेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो वो है चंदेल वंश से। खजुराहो मंदिर जो है वो चंदेल वंश से संबंधित है। नेक्स्ट सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो वो थे सम्राट अशोक ने करवाया था सांची स्तूप का निर्माण। याद में रख लेना ये है सांची स्तूप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शत्रुंजय पहाड़ी किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है जैन धर्म से संबंधित है। शत्रुंजय पहाड़ी जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है सरयू नदी के तट पर स्थित है अयोध्या। याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है? तो वो है राजस्थान राज्य में। पुष्कर झील जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित झील है। अगला प्रश्न विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? तो वो है टोटल 7 महाद्वीप। विश्व में टोटल 7 महाद्वीप है, जिसमें से नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये टोटल 7 महाद्वीप है हमारे पृथ्वी पर। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये है इतना एशिया महाद्वीप, और ये है हमारा भारत देश जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप है यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि सबसे छोटा है 7 महाद्वीप में से। अगला प्रश्न है जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्योंकि इसमें भारत देश और चाइना देश ये दोनों का ही तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो होता है अंटार्कटिका महाद्वीप। जनसंख्या के आधार पर जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप, क्योंकि इसमें जनसंख्या ही नहीं है ज़्यादा। अगला प्रश्न एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप जो है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप स्थित है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप को कौन सी रेखा काटती है? यह है अफ्रीका महाद्वीप। तो इसे जो है वो कर्क रेखा भी काटती है, मकर रेखा भी काटती है और भूमध्य रेखा भी काटती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी रेखाएं काटती है अफ्रीका महाद्वीप को।
अगला प्रश्न है कि यूरोप और एशिया को अलग करने वाली पर्वतमाला कौन सी है? तो पर्वतमाला है यूराल पर्वतमाला। यूरोप और एशिया को अलग करने वाली जो पर्वतमाला है वो है यूराल पर्वतमाला। अगला प्रश्न है कि यूरोप महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है अफ्रीका को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं अंध महाद्वीप। अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है अंटार्कटिका को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है हिम महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका को हिम महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा महाद्वीप पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो है वो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है। अब अगला प्रश्न है कि कौन सा महाद्वीप चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है? तो वह है अंटार्कटिका महाद्वीप, जो है वो चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। यह है इंडियन ओशन, यह है अटलांटिक ओशन और यह है पैसिफिक ओशन, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ है अंटार्कटिका महाद्वीप। अगला प्रश्न है कौन सा महाद्वीप सबसे अधिक देशों वाला है? तो सबसे अधिक देश जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। याद रखना है, सबसे अधिक जो देश है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सा महाद्वीप सबसे कम देशों वाला है? तो है अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि है सबसे कम देशों वाला महाद्वीप। अगला प्रश्न कौन सा महाद्वीप भूमध्य रेखा से नहीं गुजरती है? तो वह है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है वो भूमध्य रेखा से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो वह है अंटार्कटिका महाद्वीप, क्योंकि इसे हिम महाद्वीप भी कहते हैं। पूरे तरह से ये बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। नेक्स्ट सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? तो वो होता है अफ्रीका महाद्वीप। सबसे गर्म महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है सहारा रेगिस्तान। अगला प्रश्न है सबसे अधिक वर्षा वाला महाद्वीप कौन सा है? तो वो है दक्षिण अमेरिका। सबसे अधिक वर्षा वाला जो महाद्वीप है वो है दक्षिण अमेरिका। ये है दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट एडिस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो स्थित है दक्षिण अमेरिका में। एडिस पर्वतमाला जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न विश्व का सर्वोच्च पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो है एशिया महाद्वीप में। विश्व का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है और वो है माउंट एवरेस्ट। ये है माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर, जो कि नेपाल देश में स्थित है। अगला प्रश्न हिमालय पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो है एशिया महाद्वीप में स्थित है हिमालय पर्वत। याद रखना है, यह है हिमालय पर्वत और ये स्थित है एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है सहारा मरुस्थल। ये है सहारा मरुस्थल, जो कि है अफ्रीका में स्थित। अगला प्रश्न है गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो है एशिया महाद्वीप में स्थित है गोबी मरुस्थल। एशिया महाद्वीप के मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया आधा हिस्सा है और चाइना का आधा हिस्सा है गोबी मरुस्थल का। नेक्स्ट विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप में है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप में है नील नदी। सबसे लंबी नदी है नील नदी, अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट है अमेजन किस महाद्वीप से में बहती है? तो अमेजन जो है वो है दक्षिण अमेरिका में बहती है। अमेजन नदी दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका में बहती है। नेक्स्ट है कि यूरोप का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो वह है माउंट एल्ब्रूस। यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एल्ब्रूस। याद में रख लेना है माउंट एल्ब्रूस। नेक्स्ट अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो है माउंट किलीमंजारो। अफ्रीका का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है माउंट किलीमंजारो। ये है माउंट किलीमंजारो, जो कि स्थित है तंजानिया देश में। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो वो है माउंट कोसियस्को। माउंट कोसियस्को है ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर। अगला प्रश्न है अंटार्कटिका का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो वो आता है माउंट विंसन। अंटार्कटिका का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है माउंट विंसन। ये है माउंट विंसन।
अगला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले है उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो वह है माउंट एकांकुआ। माउंट एकांकाकुआ है दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत। अगला प्रश्न है यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है? तो वह है जिब्राल्टर। यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला जो जलडमरू मध्य वह है जिब्राल्टर। अगला प्रश्न है एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है? तो वो है बॉस्फोरस। बॉस्फोरस जो है वो एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो वो है यूरोप महाद्वीप। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप। अगला प्रश्न है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो वो है अंटार्कटिका महाद्वीप है। अगला प्रश्न है कौन सा महाद्वीप सबसे बाद में खोजा गया? तो वो खोजा गया था अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो सबसे बाद में खोजा गया अंटार्कटिका महाद्वीप। अगला प्रश्न है कि कौन सा महाद्वीप सबसे अधिक शहरीकरण वाला है? तो वह है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो है वो सबसे अधिक शहरीकरण वाला है। अगला प्रश्न है कौन सा महाद्वीप सबसे अधिक भूकंपीय सक्रिय है? तो है एशिया महाद्वीप सबसे अधिक भूकंपीय सक्रिय है। अगला प्रश्न है भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो स्थित है एशिया महाद्वीप में। भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो हम हर साल 11 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। नेक्स्ट राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम मनाते हैं 31 अक्टूबर को, क्योंकि इस दिन हमारे देश के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती आती है और उन्हीं की जयंती पर हम 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो वह हम मनाते हैं 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो वो थे राखलदास बनर्जी ने की थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, राखलदास बनर्जी। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो वो था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो था मोहनजोदड़ो। सो गाइज आज के वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।